हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा टॉपिक जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कुल 8 स्लाइड में बनाया गया है। इसमें 8 पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ समझते हैं। दिल्ली सल्तनत का समय काल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक है। यानी यहाँ पर समझ सकते हैं दिल्ली सल्तनत का कितना बड़ा समय काल है। 1226 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी में लगभग 320 साल के आसपास में है। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने राज किया। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने राज किया? 5 राजवंश में, जिसमें पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक है। दूसरा शासनकाल है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक है। तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक है। चौथा है सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1415 ईस्वी तक है। पांचवा है वंश लोधी वंश। लोधी वंश का शासनकाल है 1415 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो इस तरह हम लोग को 5 राजवंशों का इसमें अध्ययन करना है, जिसमें पहला राजवंश का नाम है गुलाम वंश का। यहाँ पर दिया है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश का स्थापना मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। गुलाम वंश का स्थापना किसने किया? मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। इसको कम से कम कंपटीशन का 5 बुक में से मिलाकर एक नोट्स तैयार किया गया है। अगला है गुलाम वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? गुलाम वंश की जानकारी मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी से मिलती है। मिन्हाज उस सिराज एक व्यक्ति है, उसने एक पुस्तक लिखा है, तबकात तबका ए नासरी से मिलती है। पहला शासक इसमें होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। इसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने अपना राजधानी लाहौर बनाई थी। ऐबक को, इसको आप शॉर्टकट में ऐबक कहेंगे। ऐबक को गद्दी पर बैठते ही गयासुद्दीन मोहम्मद कुबाचा और ताजुद्दीन से विद्रोह करना पड़ा। ये गद्दी पर बैठा तो इसको 4 लोगों से संघर्ष करना पड़ा। गयासुद्दीन कहता था हम नहीं बैठने देंगे। मोहम्मद, कुबाचा और ताजुद्दीन। यहाँ पर कुबाचा है, कुबाचा। ऐबक दानी था। ऐबक क्या था? दानी था, जिस कारण इसे लाख बॉक्स कहा जाता था। यह लाखों रुपया दान देता था, इसलिए इसे लाख बॉक्स के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनाया। एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हीं के याद में कुतुब मीनार का ये निर्माण कराया था। एक स्लाइड क्लियर हो गया, 7 स्लाइड और देखना है। वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये है हम लोग का दूसरा पैराग्राफ। ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर शरीफ में बनवाया। अजमेर शरीफ कहाँ है? राजस्थान में। 2.5 दिन के झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनवाया था, यह मस्जिद था। तथा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाया था। अगला लाइन है कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि हसन निजामी था। हसन निजामी का पुस्तक ताजुल मुहासिर था। नेक्स्ट लाइन है ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी। एक कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को इसी ने ध्वस्त करा दिया। ऐबक का अन्य नाम हातिम कुरान खां, लाख बख्श या मलिक था। इसका 4 गो नाम था। हातिम भी कहा जाता था, कुरान खान भी कहा जाता था, लाख बख्श भी कहा जाता था, मलिक भी कहा जाता था। चारों नाम कॉमा दे देकर आप लोग लिख सकते हैं। गौरी ने ऐबक को मलिक का उपाधि दिया था। मलिक नाम इसका सेनापति सॉरी इसके गुरु गौरी ने ही रखा था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त ये घोड़े से गिर गया और इसका मृत्यु हो गया। इसको लाहौर में ही दफना दिया गया। अगला गद्दी पर बैठता है इसका पुत्र जिसका नाम है आराम शाह। आराम शाह गद्दी पर बैठता है 1210 ईस्वी से लेकर 1211 ईस्वी में। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। यह एक अयोग्य शासक था। इसने 8 महीना शासन किया। इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दिया। आई होप समझ में आया होगा। अगला शासक बन जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1236 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है।
इसने आराम शाह की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ये क्या किया था? आराम शाह को ही हत्या कर दिया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। यह ऐबक का गुलाम और दामाद था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पहले सेनापति में काम करता था, फिर उसी के लड़की से शादी करके दामाद बन गया राजा बनने के लालची में। यह इलबरी जाति का था। यह इलबरी जाति कहाँ पाया जाता है? तुर्किस्तान में। अगला लाइन है यह ऐबक के समय बदायूं का गवर्नर था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत पर राज कर रहा था तो ये क्या कर रहा था? ये बदायूं में गवर्नर था। इसने अपना राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली बनाया। इसने अपना राजधानी लाहौर हटा दिया और राजधानी बनाया दिल्ली। देखिए पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। इसने कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराया। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराया। आप लोग को यहाँ लिख लिख के समझना है, तब समझ में आएगा कि इसने किसके लिए लिखा गया। इसने इल्तुतमिश के लिए लिखा गया है। इसे एल्दोज और कुबाचा से 1215 में लेकर 1217 के बीच में संघर्ष करना पड़ा। एल्दोज नामक एक व्यक्ति था। एल्दोज इसको 2 साल तक परेशान करके रखा था, 1215 से लेकर 1217 ईस्वी तक। अगला लाइन देखते हैं। इल्तुतमिश प्रथम ऐसा शासक था जो बगदाद के खलीफा से सुल्तान का उपाधि लिया था। ये एक जनरली नाम लिया था। अगला देखिए। इसने 40 सरदारों का एक गुट बनाया जिसे तुर्काने चहलगानी या चरगान कहा गया। इसको डर था कि हम कुतुबुद्दीन ऐबक की हत्या कर दिए हैं तो कोई हमें मार ना दे, इसलिए 40 सरदार का एक ग्रुप बनाया था और अपने चारों तरफ से अपने आप को घेरवा लिया था कि कोई इसकी हत्या ना करे। तो क्वेश्चन पूछता है 40 सरदारों का गुट किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने। इसको तुर्काने चहलगानी फारसी भाषा में कहा जाता है, या चरगान भी कहा जाता है। इसने सोने का शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया। सोने की शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया। इसने चांदी का टक्का चलवाया। इसने तांबा का जीतल चलवाया। इसने इक्ता प्रथा चालू किया। इक्ता प्रथा मतलब भूमि को बांट बांट के सभी को दे दिया राज करने के लिए। इसके दरबार में मिन्हास उस सिराज रहता था। मिन्हास उस सिराज इसी के दरबार में रहता था। इसने पहली बार भारत में मदरसा, मकाबरा और गुंबद का बनवाया था। इसने भारत में मदरसा, मकाबरा और गुंबद बनाने वाला यह पहला शासक था। इल्तुतमिश ने पहली बार मकाबरा अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के लिए सुल्तानगढ़ी में बनवाया था। अगला लाइन है। इसने जामा मस्जिद बदायूं यूपी। इसने यूपी के बदायूं में जामा मस्जिद, तारकिंग का दरवाज़ा राजस्थान के नागौर में बनवाया था। यहाँ से देख लीजिएगा। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बामियान था। इसने अंतिम लड़ाई बामियान में किया था। आई होप ये पैराग्राफ समझ में आ गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा चौथा पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई। इसका मकबरा दिल्ली में बनवाया गया। यहाँ पर कोस्ट बोल रहे हैं, एक डब्बा में यहाँ पर दिया गया है। मंगोल जाति मंगोलिया के गोबी के रेगिस्तानी निवासी थे जो खाना बदोश यानी खाना के तलाश में रहने वाले थे एवं गंदा असभ्य थे। क्या होता था कि मंगोल जाति इसी के शासनकाल में बहुत बार आक्रमण किए थे, तो इसीलिए यहाँ पर मंगोल के बारे में इंट्रोडक्शन के रूप में एक डब्बा में दिया गया है जिसको फर्स्ट ईयर में पढ़ना था। जो लोग फर्स्ट ईयर में नहीं भी पढ़े हैं इसीलिए उनको सेकंड ईयर में डायरेक्ट एक डब्बा के रूप से यहाँ पर बताया जा रहा है। मंगोल जाति मंगोलिया के गोभी के रेगिस्तानी निवासी थे, रेगिस्तान में रहते थे। ये खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब होता है खाना का तलाश करने वाले थे। ये गंदा असभ्य थे, ये गंदा रहते थे। इसी मंगोल जाति का एक चंगेज खा था जिसका जन्म 1363 ईस्वी में 1163 ईस्वी में हुआ था। इसका अन्य नाम तेमुचिन था। इसका पिता का नाम येसुगाई बहादुर था। ये आप लोग इतना लिख लीजिएगा। अगला लाइन समझते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने जलालुद्दीन मांगबरनी को पीछा करते हुए भारत में प्रवेश कर गया। पहली बार चंगेज खां भारत में प्रवेश किया था गलती से। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जलालुद्दीन मांगबरनी। ये क्या किया था? चंगेज के एक सेना को मार दिया था। तो इसी के से गुस्सा होकर चंगेज खां इसको मारने के लिए चल पड़ा और जलालुद्दीन मांगबरनी घोड़ा से भागते भागते भारत में आ गया और चंगेज खां उसके पीछा करते करते गलती से भारत में आ गया और भारत में देखा कि भारत में बहुत सारा धन है तो यहाँ रहने का प्लानिंग बनाने लगा। अगला आगे बढ़ते हैं। तथा भारत को चंगेज खां से संरक्षण इल्तुतमिश ने किया। चंगेज खां से संरक्षण इल्तुतमिश ने आखिर कर ही लिया। चंगेज खां को भारत से खदेड़िए दिया। अगला है
गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुछ पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसलिए वास्तविक संस्थापक होगा क्योंकि गुलाम वंश का सर्वाधिक विकास इसी ने किया है। अगला है, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश जीते जी अपनी बेटी रजिया को गद्दी पर बैठाना चाहता था और उसी को घोषित कर दिया था, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश का कहना था कि जब हम मर जाएंगे तो मेरी बेटी रजिया गद्दी पर बैठेगी, लेकिन मेरा मृत्यु जैसे हो गया, मेरा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज ही 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक था। यह कोई भी कार्य अपनी माँ शाह तुर्कान से पूछ कर करता था। शाह तुर्कान एक तुर्क दासी थे। रुकनुद्दीन से परेशान होकर तुर्क अमीरों ने गद्दी पर रजिया सुल्तान को बैठा दिया। क्या हुआ था, इल्तुतमिश का एक बेटा का नाम था रुकनुद्दीन और एक बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। रुकनुद्दीन पागल शासक था, जिस कारण उसको गद्दी पर बैठाना नहीं चाहता था। इल्तुतमिश अपनी बेटी को बैठाना चाहता था, लेकिन जब उसका मृत्यु हो गया तो जल्दी से जाकर रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठ गया। लेकिन रुकनुद्दीन कोई भी काम करता था तो अपनी माँ से पूछ के करता था, इसलिए शाह तुर्कान उससे परेशान होकर उसको हटा दिए और खुद रजिया को गद्दी पर बैठा दिए। पांचवा पैराग्राफ देखते हैं। 8 पैराग्राफ है जिसमें 4 खत्म हो गया है, पांचवा पैराग्राफ देखते हैं। ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए, रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ जाती है 1236 ईस्वी में और 1240 ईस्वी में ये हट जाती है। यह भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। क्वेश्चन पूछेगा भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन है, तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुष की तरह चोगा, चोगा मतलब होता है काबा, और कूला, कूला मतलब होता है टोपी, पहनकर राज दरबार में जाने लगी। रजिया सुल्तान ने इख्तियारुद्दीन एतगिन को अमीर हाजिब बनाया, अमीर हाजिब बनाया। रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर यानी घोड़े के सरदार तथा नाइब ए मम ममलिकेत यानी प्रधानमंत्री बनाया, जिस कारण तुर्क सरदार इससे नाराज हो गए। अगला लाइन है, रजिया सुल्तान स्त्री होने के कारण तुर्क सरदारों ने विद्रोह कर दिया। रजिया सुल्तान स्त्री होकर गद्दी पर बैठ गए थे, इसीलिए तुर्क सरदार इससे गुस्सा हो गए और रजिया को बंदी बना लिए तथा मुइजुद्दीन बहराम शाह को 1240 में गद्दी पर बैठा दिए। तुर्क सरदार जो थे, दिल्ली में तुर्क सरदार रहते थे, रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर इसके भाई मुइजुद्दीन बहराम को गद्दी पर बैठा दिया। रजिया सुल्तान गुस्सा हो गई और कैद भी हो गई। और अगला लाइन है, रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। रजिया सुल्तान ने जेल में ही अल्तुनिया से शादी कर ली थी और जेल से भाग गई तथा 1240 ईस्वी में पंजाब के कैथल में, पंजाब नहीं यहाँ पर हरियाणा होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, हरियाणा के कैथल के पास हिंदू डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी। अगला लाइन है, मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 में गद्दी पर बैठता है और 1242 में हट जाता है। इसने सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए एक नया पद चलाया जिसे नाइब पद कहा जाता है, जिसे नाइब का पद बनाया तथा इस पद पर पहला व्यक्ति इख्तियारुद्दीन को बनाया गया। पांचवा पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं छठवां पैराग्राफ में है, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठा था 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक। यह बहराम शाह का पुत्र था, यह बहराम शाह का पुत्र था। इसको गद्दी पर तुर्क सरदार ने बैठाया था। अगले लाइन है, बलबन ने 1246 में इसको हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा दिया। बलबन नाम बलबन नामक एक व्यक्ति ने इसको हटाकर नसीरुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है 1246 से लेकर 1266 तक, यानी 20 साल रहता है। यह एक ऐसा शासक था जो टोपी सी के जीवन व्यतीत करता था। क्वेश्चन पूछेगा टोपी सीने वाला राजा, तो नसीरुद्दीन महमूद। अगला लाइन है, मिन्हासुस सिराज अपनी तबकाते नासरी समर्पित की। मिन्हाजुस सिराज ने अपने तबकाते नासरी इसको समर्पित की। अगला लाइन है, बलबन ने अपनी बेटी की शादी 1249 में नसीरुद्दीन महमूद से कर दी। बलबन जो था अपनी बेटी का शादी इसी नसीरुद्दीन से कर दिया। अगला है, नसीरुद्दीन ने अपनी राजस्व की सारी शक्ति बलबन को दे दी। नसीरुद्दीन भी पागले शासक था, ये भी सब काम बलबन ही से पूछ के करता था। अगला लाइन है, नसीरुद्दीन कुरान का नकल करके उसे बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। ये कुरान शरीफ को क्या करता था, 2 कॉपी यानी अपने हाथ से लेकर उसको बेचता था और उसी से अपना जीविका चलाता था। नसीरुद्दीन का अन्य नाम
दरवेश राजा भी था, इसका अन्य नाम दरवेश राजा भी था। नसीरुद्दीन ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दिया, इसने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दिया। नसीरुद्दीन के शासनकाल में बलबन ने तुर्काने चिहलगानी का विनाश कराया। देखिए, तुर्काने चिहलगानी का शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन उसको विनाश यानी खत्म किसने कराया? नसीरुद्दीन ने। अगले लाइन है, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हलाकू नामक मंगोल ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इसी के शासनकाल में हलाकू नामक भारत में आक्रमण कर दिया। अगला लाइन है, 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई तथा उसका कोई पुत्र नहीं था, अतः गद्दी पर बलबन बैठता है। 6 पैराग्राफ कंप्लीट हो गया और हम लोग 2 पैराग्राफ जल्दी से देखते हैं और कंप्लीट देखते हैं। अब देखते हैं 7वां पैराग्राफ। इसके बाद गद्दी पर गियासुद्दीन बलबन बैठ जाता है 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 20 साल के आसपास ये भी गद्दी पर बैठता है। इसके बाद जितने भी राजा आए वो बलबनी वंश कहलाए। बलबन के बाद जो राजा बने उसको बलबनी वंश भी कहा गया। बलबन मंगोलों से भारत का रक्षा प्रदान किया, अतः यह वीर शासक था। ये मंगोल से भारत को सुरक्षा प्रदान किया। बलबन ने तुर्काने चिहलगानी का विनाश कराया था। इसने जिले इलाही का उपाधि लिया, इसने अपना नाम रख दिया जिले इलाही। बलबन ने नौरोज त्यौहार शुरू किया, एक नया त्यौहार शुरू किया जिसका नाम था नौरोज, और ये मुख्य रूप से ईरान और फारस में चलता है। बलबन ने अपने विरोधी के खिलाफ लौ एवं रक्त की नीति अपनाया, ये अपने दुश्मनों के खिलाफ लौ एवं रक्त का नीति अपनाया था। बलबन ने अपने अपने आप को ईरानी वंशज अफरसियाब मानता था। बलबन अपने आप को कहता था, हम ईरानी वंश का असर्फ अफरसियाब है। अगला लाइन है, बलबन शासन का आधार कुरान का नियम था। ये अपने कुरान के नियम पर चलता था बलबन। इसने 3 विभाग बनवाया था। 3 विभाग में है दीवाने बरीद, दीवाने बिजारत, दीवाने अर्श। बरीद का अर्थ होता है गुप्तचर विभाग, बिजारत का अर्थ होता है राजस्व विभाग, अर्श का अर्थ होता है सैन्य विभाग। यहाँ से देख लीजिएगा और कॉपी पर लिख लीजिएगा। अगला लाइन है, तुर्क के प्रभाव को कम करने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पाबोस को अनिवार्य किया। इसने अपने दरबार में एक सिजदा और पाबोस का नीति अपनाया था। सिजदा का अर्थ होता है सुल्तान के सामने घुटने पर बैठकर सिर झुकाना, और पाबोस का अर्थ होता है उसका पैर चूमना। 7 पैराग्राफ कंप्लीट हो गया और हम लोग देखते हैं एक लास्ट पैराग्राफ। इस प्रकार 8 पैराग्राफ हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अब अब देखते हैं 8वां पैराग्राफ। बलबन के दरबार में 2 कवि रहते थे, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। अमीर खुसरो से क्वेश्चन पूछेगा, ये डब्बा को आप लोग अच्छे से समझ जाइए। स्पेशली इसमें अमीर खुसरो के बारे में समझाया गया है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। पटियाला बदायूं में है और बदायूं यूपी में है। अमीर खुसरो का जन्म यूपी बदायूं के पटियाले जिला में हुआ था। इसका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। इसका मूल नाम मोहम्मद हसन भी था। यह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसको तूती ए हिंद यानी तोताए हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता था। यह सितार और तबला का जनक है। सितार और तबला सबसे पहले बजाने का कार्य यही किया था। यह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार तक रहे, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित अलाउद्दीन खिलजी से था। यह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक सभी के दरबार में एक एक के बाद एक के बाद एक के दरबार में रहता था, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश था ये अलाउद्दीन खिलजी से। अगला लाइन देखिए, अगला लाइन है, 1286 ईस्वी में बलबन का बड़ा पुत्र मोहम्मद को मंगोल ने हत्या कर दी, जिस कारण बलबन चला गया और इसका मृत्यु हो गया। 1287 में दिल्ली के गद्दी पर 18 वर्ष का लड़का केकुआबाद गद्दी पर बैठता है। केकुआबाद ने जलालुद्दीन फिरोज को अपना सेनापति बनाया था। 1290 में केकुआबाद की मृत्यु हो जाता है लाकवा मार देने के कारण, जिस कारण उसका 3 वर्ष का पुत्र शमसुद्दीन कैमूर गद्दी पर बैठता है। शमसुद्दीन कैमूर की हत्या फिरोज खिलजी कर देता है और बलबनी वंश और गुलाम वंश को अंत कर देता है, और यहाँ पर एक नया वंश खिलजी वंश का स्थापना कर देता है।